हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो मैं आज आपके लिए ले आया हूं फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर सीबीएसई। इस साल 2026 में भी इससे 10 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो इस चैप्टर को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1994 ये वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला स्वॉन करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 30 साल कंटिन्यूस 30 साल तक साउथ अफ्रीका ने एपार्थाइड को झेला है, फाउंडेशंस को झेला है और साथ ही साथ साइकिल्स ऑफ स्लेवरी भी झेला है, क्योंकि यहाँ पे रूल था व्हाइट्स का। यहाँ के लोग ऑपरेस्ड हो रहे थे, किसके द्वारा? व्हाइट मैन के द्वारा। लेकिन आज वो ऐतिहासिक पल था जहां पे वो स्वर्न इन कर रहे हैं एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो देख पा रहे हैं, जब वो पोडियम पे है तो वो देख पा रहे हैं कि आज वो दिन है जहां पे व्हाइट लोग, जो सोल्जर्स या फिर जो बड़े बड़े लेफ्टिनेंट्स हैं, आज उनको सैल्यूट करने के लिए खड़े हैं। और जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज के लोग हैं वो आज इस पल को इकट्ठा सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। तो इस पल को वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जो इंडिपेंडेंस था साउथ अफ्रीका का, एक रात का नहीं था। उसको अचीव करने के लिए मल्टीपल्स स्ट्रगल करने पड़े थे। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स अपने लाइफ को यहाँ पे सेक्रीफाइस करते हैं। उनका जो बिल्डिंग था, प्रिटोरिया में जो एम्पी थिएटर था, वहां पे बहुत सारे फ्लाई जेट्स उड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक प्रेसिडेंट को सैल्यूट और रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। तो ये एक हिस्टोरिक इनॉग्रेशन है 10 मई 1994, जहां पे यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में जो था, वहां पे ये इनॉग्रेशन हो रहा है। ये चैप्टर एंड ऑफ एपार्थाइड को बताता है कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में जो एपार्थाइड सिस्टम फॉलो हो रहा था। एपार्थाइड मतलब क्या होता है? एपार्थाइड मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। आज उसका अंत होने वाला था। आज एपार्थाइड सिस्टम खत्म होने वाला था साउथ अफ्रीका से पूरी तरह से। और साथ ही साथ ये जो एपार्थाइड सिस्टम खत्म करने का जो स्ट्रगल था, ये शॉर्ट नहीं था। ये एक लॉन्ग वॉक टू स्ट्रगल, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था, जहाँ पे नेल्सन मंडेला के साथ साथ उनके जैसे कई नौजवान अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किए थे। अब हमारे केस में देख लीजिए, हमारे भारत में वी वर इन ब्रिटिश स्लेवरी फॉर 200 इयर्स, और हमारे भारत में बहुत सारे पैट्रियोट्स ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया था टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तब जाके हमें इंडिपेंडेंस मिला है। उसी तरह यहाँ पे साउथ अफ्रीका का ये स्टोरी बताया जा रहा है नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो ये जो इंडिपेंडेंस है, किस चीज का डिमांड करता है? ये इंडिपेंडेंस सेक्रीफाइस चाहता है, करेज चाहता है। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं और आपके अगर दिल में हिम्मत है, तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टैम्बो एंड वाल्टर सिसलू के बारे में भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये सब जो महान राइटर्स थे और फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने देश के लिए किस प्रकार से अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। नेल्सन मंडेला ये भी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो बाधाएं होती हैं जो उनको फुलफिल करना होता है। और वो दो ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑब्लिगेशंस होता है उसकी फैमिली की तरफ, क्योंकि बीइंग अ मैन उसको अपना फैमिली का जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना पड़ता है। और दूसरा ऑब्लिगेशंस होता है उसका नेशन की तरफ। तो दोनों ऑब्लिगेशंस को एक साथ फुलफिल करना इज नॉट पॉसिबल। तो एक ऑब्लिगेशंस जो है उसको रोकता है दूसरा ऑब्लिगेशंस को अचीव करने से। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर वो पहला ऑब्लिगेशन फुलफिल करते हैं टुवर्ड्स हिज फैमिली, तो वो नेशन के प्रति जो ऑब्लिगेशंस, नेशन के प्रति जो ड्यूटी है, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो वो पहला ऑब्लिगेशंस को लेस प्रायोरिटी देते हैं और दूसरा ऑब्लिगेशंस की ओर बढ़ते हैं, ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्विन ऑब्लिगेशंस। इससे हर साल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो आप इस पॉइंट को समझिएगा। ट्विन ऑब्लिगेशंस इन मैन्स लाइफ, one towards his duty and second towards his nation। साथ ही साथ यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेसर और ऑपरेस्ड। ऑपरेसर वो होता है जो हमेशा जो है आपके ऊपर शासन करता है, और ऑपरेस्ड होता है जो हमेशा दबता है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब ऑपरेस्ड जो है अपनी आवाज उठाता है और ऑपरेसर को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये कहानी उसी का एग्जाम्पल है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड, लाइन बाय लाइन और अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि ये सब कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सके।
ताकि आप इसके जो मल्टीपल क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आप बना सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद अ समरी। तो अभी हम लोग जानेंगे कि नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को दिमाग में रखना है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा पॉइंट्स हम अच्छे से अपने माइंड में रिकॉल कर सकें और जितने भी क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसको अच्छे से लिख पाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो आप देख पा रहे हैं कि द आर्किटेक्चर ऑफ इमेंसिफिकेशन। तो ये आर्किटेक्चर, ये जो नेल्सन मंडेला है, ये जो स्ट्रगल इन्होंने जो किया है अपनी लाइफ में ताकि जो साउथ अफ्रीका को फ्री कर पाए, वो एक दिन का स्ट्रगल था नहीं। तो उन्होंने एक, जैसे एक वे होता है, उन्होंने इस स्ट्रगल के लिए एक पोर्ट्रेट तैयार किया, एक माइंड मैप तैयार किया, एक पाथ तैयार किया जिसको वो फॉलो करके किस तरह से वो रिवोल्ट करते हैं और किस प्रकार से अपने लोगों को वो सैकल्स ऑफ स्लेवरी से, वाइट मैन के ऑपरेशन से बाहर निकालते हैं, वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे डिकोडिंग नेल्सन मंडेलास मेंटल मॉडल्स ऑफ ऑपरेशन और साथ ही साथ रेजिलियंस एंड ट्रू नेचर ऑफ फ्रीडम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि नेल्सन मंडेला का जो ये मेंटल स्टेट मॉडल्स ऑफ ऑपरेशन, रेजिलियंस एंड द ट्रू नेचर ऑफ फ्रीडम जो बात हो रही है, तो ऑपरेशन जो है, इससे पहले मैं भी आपको बताया था कि ऑपरेशन जो है वो दो टाइप्स की तरह होता है। एक होता है ऑपरेसर और दूसरा होता है ऑपरेस्ड। ऑपरेसर वो जो होते हैं जो लोगों को जो है ऑपरेस करते हैं, मतलब कि एक तरह से उनको प्रेशर बनाते हैं, उनके ऊपर शोषण करते हैं। और जो ऑपरेस्ड होते हैं वो हमेशा ऑपरेसर के द्वारा ऑपरेस्ड किए जाते हैं, तो वो शोषित होते हैं। रेजिलियंस, एक समय आता है जब लोग जो रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो इस ऑपरेसर के टेंडेंसी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, और जब ऐसा कंडीशंस आता है तो लोग रिवोल्ट करते हैं। और यहाँ पे लोग तब समझ पाते हैं कि ट्रू मीनिंग या क्या होता है फ्रीडम का। द डॉन ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन, इससे पहले कि भी आपने स्लाइड में देखा है कि किस प्रकार से एम्पी थिएटर में बहुत सारे जो है जेट्स, हवाई जेट्स जो है वो हवा में उड़ रहा था, और साथ ही साथ वो सैल्यूट कर रहा था द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। द डॉन ऑफ ए डेमोक्रेटिक नेशन, डॉन मतलब होता है द बिगिनिंग या डे ब्रेक ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है। तो कौन सा दिन को जो है वो चुना गया था? 10 मई 1994, द इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो वो पहला दिन था, वो दिन ऐसा था, वो एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट था 10 मई 1994, जब पहला ब्लैक प्रेसिडेंट स्वर्ण करने वाला है, शपथ लेने वाला है एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब ये जो सेटिंग है, मतलब ये जो एम्पी थिएटर आप देख पा रहे हैं, ये एम्पी थिएटर जो है ये था कहाँ? यहाँ पे चारों तरफ जो है बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज एक साथ आए थे, मोर देन 100 कंट्रीज यहाँ पे आए थे टू सेलिब्रेट द इनॉग्रेशन ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये जो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, तो यहाँ पे जो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर जो है, एम्पी थिएटर मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे जो है फंक्शंस या फिर जो इनॉग्रेशंस कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। एक तरह का आप समझ सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल स्टेडियम के जैसा होता है, विटनेस्ड बाय इंटरनेशनल डिग्निटरीज। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे ऑन द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब डिस्प्ले में क्या है? अन इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग द मिलिट्रीज न्यू बॉर्न लॉयल्टी टू ए फेयरली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इससे पहले जो लोग ब्लैक लोग को नीचा देखते थे, आज वही लोग जेट वेस के माध्यम से, फ्लाइज फाइटर जेट्स के माध्यम से, हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे लॉयल्टी किसके प्रति? नेल्सन मंडेला और उनके जैसे कई ब्लैक लोगों के प्रति। तो इसलिए हिस्टोरिक मोमेंट बन गया था, क्योंकि आज एक ऐसा दिन था जहाँ पे सारे वाइट्स उस ब्लैक प्रेसिडेंट के लिए खड़े थे जो साउथ अफ्रीका का फ्यूचर बदलने वाला था, जो एपार्थाइड को ख़त्म करने वाला था, जो ऑपरेसर को जड़ से उखाड़ के फेंकने वाला था और सारे ऑपरेस्ड लोग को ऑपरेशन से बाहर निकालने वाला था। अब यहाँ पे द पैराडॉक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी का बात हो रहा है। तो हम लोग क्या होता है, क्या सिचुएशंस है जो लॉयल्टी, जो वफादारी होती है, ये वफादारी जो है वो पास्ट और प्रेजेंट में किस तरह से वेरी करती है, ये हम लोग जानेंगे। द इन्फोर्सर्स ऑफ कैपेसिटी कैप्टिविटी
तो जो इन्फोर्स करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी जो वाइट मैंस, चाहे वो अफ्रीका में आए या इंग्लिश मैंस या ब्रिटिशर्स जो अफ्रीका में आए या इंडिया में आए, वो सारे लोग को कैप्टिव किए। कैप्टिव मतलब कि उनको प्रिजन में डाले, उनको अपने अंदर गुलाम बनाए। तो उसी तरह ये अफ्रीकन्स को भी ये गुलाम बनाए थे। और ये इन्फोर्स करते हैं, इनके ऊपर ये बंदी से, ये रेडियाँ, ये जो बंदिश होती है, वो उनको जो है बांधते हैं अपने पॉलिसीज के माध्यम से, अपने लॉस के माध्यम से। अरेस्टिंग एंड इम्प्रिजनिंग मंडेला फॉर 30 ईयर्स। तो इस तरह से उन्होंने मंडेला को भी 30 साल तक लगातार कंटिन्यूअस जो है अरेस्ट किया, इम्प्रिजनमेंट में डाला, जेल में डाला। तो ये जो सिस्टम था, ये काफ़ी ब्रूचुअल पॉलिसीज, मतलब काफ़ी जो टफ टफ पॉलिसीज जो अगेंस्ट द लॉ वो फॉलो करके जो है वाइट सुप्रीमेसी, मतलब वाइट लोग सुपेरियर है इन कंपैरिजन टू ब्लैक, ये दिखाना चाह रहा था। एंड यहाँ पे इस तरह से ऑपरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। लेकिन आज का वो दिन है, आज जो डिफरेंस क्या है, देखिए पहले जो लोग अरेस्ट करते थे मंडेला को, आज वही लोग मंडेला को सल्यूट करने के लिए खड़े हैं, आज वही लोग मंडेला की भाषण को सुनने के लिए खड़े हैं और उनके जैसे कई लोगों को इज्जत देने के लिए खड़े हैं। अपहोल्डिंग द ब्रूचुअल पॉलिसीज को भी वो लोग जो है, जो पॉलिसीज था, आज वो पॉलिसीज जो अगेंस्ट द ब्लैक पीपल था वो हटने वाला था कहीं ना कहीं। आज ये पे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आज वो जो है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इससे पहले डेमोक्रेसी नहीं था, इससे पहले था कि सिर्फ व्हाइट सुप्रीमेसी था। लेकिन आज जब ब्लैक प्रेसिडेंट यानी कि नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनने वाले थे, तो आज जो है वो डेमोक्रेसी को डिफेंडर्स के नाम से जाने जा रहे हैं, क्योंकि वो डिफेंड करने वाले थे। और आज के दिन ही जो है डेमोक्रेसी लाइव में आने वाला था। इससे पहले जो है डेमोक्रेसी वो डेड पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ था। सैल्यूटिंग द न्यू प्रेसिडेंट एंड प्लेजिंग एलिजेंस टू हिज गवर्नमेंट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सैल्यूट कर रहे हैं न्यू प्रेसिडेंट को और प्लेज ले रहे हैं, ताकि वो जो न्यू प्रेसिडेंट के साथ अलाइ कर सके। प्रोटेक्टिंग द न्यूली एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम को भी वो कह रहे हैं कि जब जो नया सिस्टम बनेगा नेल्सन मंडेला के द्वारा, वो जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेंगे। हार्मोनाइजिंग अ फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी। अब देखिए द एंथम ऑफ वाइट सिटीजन्स और एंथम ऑफ ब्लैक सिटीजन्स, दोनों सिटीजन जो है एंथम्स जो था वो एक साथ गाया जा रहा था। किनके द्वारा, ये जो है वाइट लोगों के द्वारा एज वेल एज द ब्लैक पीपल्स के द्वारा, वहाँ पे ऑन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। टू सेपरेट एंथम्स, अब यहाँ पे दो डिफरेंट एंथम्स जो एक साथ संग हो रहे थे। अब वो दोनों सेपरेट एंथम्स क्या क्या थे, संग साइमल्टेनियसली इन द एम्पी थिएटर। Though neither group fully knew the lyrics of the other, the act of shared singing symbolized the precise moment of a fractured society, agreed to share a single national identity. तो इस तरह से दोनों जो है जो लोग थे, white as well as the blacks, they were singing their national anthems together to show unity, एकता दिखाने के लिए कि the white and the blacks were not different from each other। ठीक है, इससे पहले उन्हें ये याद नहीं आया था, लेकिन आज जब 30 साल बाद जब उन्हें फ्रीडम मिल रहा है अफ्रीकन्स के लोग को, तो वाइट लोगों को ये समझ में आया कि अब जो है उनको जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉस अवॉइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे दोनों जो नेशनल एंथम्स था वाइट और ब्लैक्स के द्वारा एक साथ गाया जा रहा था, टू शो यूनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्री। अब द लैंग्वेज ऑफ ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ ऑपरेशन जो है वो सिस्टमैटिक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। अपार्थाइड मतलब क्या होता है, अपार्थाइड मतलब होता है जो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगेंस्ट द ब्लैक एंड द वाइट, मतलब भेदभाव। जैसे कि हम लोग रंग के बेसिस पे जो भेदभाव करते हैं, जो प्रैक्टिस हो रहा था साउथ अफ्रीका में, उस टर्म को कहते हैं अपार्थाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज द अपार्थाइड सिस्टम कैरिड फॉरवर्ड इन साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पे क्या अपार्थाइड सिस्टम कैरी फॉरवर्ड होता था, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। ऑपरेशन, द प्रोलॉन्ग्ड ब्रूचुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए टारगेटेड पीपल। तो ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को कंटिन्यू लंबे समय से ऑपरेस्ड कर रहे थे, उन्हें सता रहे थे, उन्हें उनके ड्यूटीज और राइट्स से जो है दूर रखे थे। डिप्राइवेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्राइवेशन, द स्ट्रक्चरल डिनायल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड रिसोर्सेज, मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड रिसोर्सेज जो होता है उससे उनको दूर रखना। प्रेजुडाइस, द बियास्ड नैरो माइंडेड हेट्रेड फ्यूलिंग द सिस्टम। तो प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नैरो माइंडनेस, मतलब कि छोटी सोच वाले और नफरती सोच वाले जो सिस्टम को जो है बना के रखे हुए हैं। बिसीज्ड, टू बी सराउंडेड एंड ट्रैप्ड बाय हॉस्टाइल फोर्सेस, मतलब कि अगर आप ऐसे नेगेटिव टाइप के लोग जो सिस्टम को डिस्क्रिमिनेट या तोड़ना चाहते हैं, उससे अगर आप सराउंडेड हैं, दैट इज कॉल्ड बिसीज्ड। करटेल, द एग्रेसिव रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज। तो जैसे कि अगर आपका जो बेसिक लिबर्टीज है या बेसिक आपकी जरूरतें हैं वो उससे आपको जो है वंचित किया गया है, उससे अगर आपको दूर रखा गया है, तो दैट इज करटेल।
इमेंसिफिकेशन, इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। इमेंसिपेशन मतलब होता है द एब्सोल्यूट लिबरेशन फ्रॉम पॉलिटिकल एंड सोशल लिबरेशंस। तो आज जैसे कि हमारे जो साउथ अफ्रीकन्स के लोग हैं 30 मई 1994 को लिबरेट होने वाले थे, इमेंसिपेट होने वाले थे, किससे? वो वाइट सुप्रीमेसी से। कॉमरेड, ए ट्रस्टेड कंपेनियन हु शेयर्स द बर्डन ऑफ द फाइट। तो ऐसे जो कंपेनी जो साथ होते हैं, जो साथी होते हैं, जो एक साथ फाइट करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। रेजिलियंस, द प्रोफाउंड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्पिरिचुअलिटी एंड स्ट्राइक बैक विदाउट ब्रेकिंग। तो रेजिलियंस मतलब होता है कि स्ट्रगल करना ताकि जो सक्सेस है उसको अचीव कर पाए, ताकि रास्ते में कितने भी रुकावटें आए, दैट डजंट मैटर। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को गले लगाना। ग्लोरी मतलब होता है द अल्टीमेट अचीवमेंट्स, ठीक है। अब द ट्रू मैट्रिक ऑफ नेशनल वेल्थ, साउथ अफ्रीका यूनिकली रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स हिडन इन सॉइल। तो साउथ अफ्रीका जो है वो काफ़ी अमीर है। क्यों अमीर है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम जो है साउथ अफ्रीका से जो है डायमंड, कोल एज वेल एज गोल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका से हमारी कंट्रीज में इंपोर्ट होता है। तो हिस्टोरिकली दिस फिजिकल एसिड्स ड्रॉप द एक्सप्लॉइटेशन एंड कोलाइजेशन ऑफ द लैंड। और यही चलते जो है साउथ अफ्रीका जो है वो कॉलोनाइज हो गया था, किसके द्वारा? वाइट सुप्रीमेसी के द्वारा। अब देखिए, मंडेला रियलाइज्ड दैट a country's greatest most profound asset is not found in the ground, the true wealth of the nation lies in its citizens। तो मंडेला ये रियलाइज करते हैं कि जो कंट्री का रियल एसेट है वो जमीन के भीतर नहीं पाया जाता है, बल्कि ट्रू वेल्थ ऑफ द नेशन वो होते हैं जो उनके लोगों में होती है, जो उनके सिटीजन्स में होते हैं। क्योंकि उनका जो रियल में फाइनल एंड ट्रूथ द प्योरेस्ट डायमंड्स, मतलब उनके विचार कैसा है, उनका भावना कैसा है, उनका दिल कैसा है, कैपेबल ऑफ इमेंस रेसिलियंस। जैसे कि आप देखे थे कि इतने साल ऑपरेस्ट होने के बाद भी ब्लैक पीपल जो है व्हाइट लोगों के खिलाफ लड़ते हैं और फाइनली इंडिपेंडेंस ले लेते हैं। अब आता है द मैच्योरेशन ऑफ फ्रीडम। तो क्या मैच्योरेशन ऑफ फ्रीडम था अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? उनका सोच कैसा था? बचपन में कैसा सोच था, यूथ में कैसा सोच था, जब वो थोड़े बड़े हुए एडल्ट हुए तो उनका सोच कैसा था, फिर एडल्ट होने के बाद जब वो एक्टिविस्ट होते हैं जो अपने कंट्री के लिए वो वाइट सुप्रीमेसी से जो है लोहा लेते हैं और उनके खिलाफ जो है युद्ध करते हैं या लड़ते हैं या रिवोल्ट करते हैं, तो ये होता है मैच्योरेशन ऑफ फ्रीडम फॉर एवरीवन। जैसे कि अगर आप छोटे हैं तो छोटे में हो सकता है कि आपका जो है सपना कुछ और होगा, आप सोचते हो कि काश मुझे एक साइकिल मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं आप अपने पापा की जो है कंडीशन या फाइनेंशियल हेल्थ को फाइनेंशियल फ्रीडम को देखते हैं या फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हैं, तो आपको लगता है कि साइकिल जरूरी नहीं है, अभी फिलहाल जो है पढ़ाई जरूरी है। तो दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। फिर एज आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जो है जॉब करना चाहिए ताकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। दैट इज योर मैच्योरेशन। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला के लिए द मैच्योरेशन ऑफ फ्रीडम था क्या? चलिए जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है सीबीएसई में, क्या व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन्स मैच्योरेशन ऑफ फ्रीडम? तो चाइल्डहुड। अब देखिएगा इन चाइल्डहुड में क्या होता है? द इल्यूशन, इल्यूशन मतलब होता है भ्रम। चाइल्डहुड में क्या होता है? हमें भ्रम होता है। तो नेल्सन मंडेला क्या हुआ था कि उनको भ्रम था, बिलीव ही वाज बोर्न फ्री। तो नेल्सन मंडेला को ऐसा लगता था कि वो जो है फ्री बोर्न हुए हैं, मतलब कि उनको कोई जो है कैप्चर नहीं किया है। फ्रीडम मीन्स सिंपली रनिंग इन द फील्ड्स और रोस्टिंग फूड्स एंड अनक्वेश्चन लोकलाइज्ड इल्यूशन। तो उनके हिसाब से बचपन में फ्रीडम क्या था कि इधर उधर दौड़ना और जो है फील्ड में जाके जो है खाना पकाना और बिना कोई सवाल का वो जिंदगी जो है जीना। वो एक तरह का इल्यूशन है, वो एक उनका भ्रम था। फिर जैसे वो बड़े होते हैं, यूथ होते हैं, तो उनका जो है इंडिविजुअल डिजायर पैदा होता है। रियलाइज्ड हिज फ्रीडम हैड बीन टेकन, फ्रीडम वाज रिड्यूस्ड टू पर्सनल डिजायर्स, अर्निंग अ लिविंग, मैरिंग, हैविंग ए फैमिली एंड मूविंग विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। तो जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका जो फ्रीडम का मतलब चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे उनका फ्रीडम का मतलब क्या हो जाता है कि उनके फ्रीडम का मतलब हो जाता है कि उसका पर्सनल डिजायर्स मतलब पर्सनल खुशी। अब उनका पर्सनल खुशी है क्या कि एक अच्छा खासा नौकरी हो, जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग होते हैं, तो हमारे हिसाब से फ्रीडम है क्या कि एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, एक घरवाली हो और जिंदगी मस्त चलती रहे। तो यहाँ पे जो है ये अकॉर्डिंग नेल्सन मंडेला जब वो यूथ थे उनको भी एक ऐसा लगता था कि उनका एक जिंदगी वो हो जहाँ उनका घर हो, वो अच्छा खासा कमा रहे हो, वो शादी कर लिए हो किसी के साथ और उनका एक परिवार हो और मूविंग विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कहीं भी जा सके, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। लेकिन जैसे जैसे उनका मैच्योरिटी थोड़ा देर आगे आता है तो उनको रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है? उनको रियलाइज होता है कि कलेक्टिव अवेकनिंग होता है। तो उनको जो अवेकनिंग होता है ये है क्या? देखिए यहाँ पे जानिएगा, चाइल्डहुड का जो फ्रीडम होता है वो एल्यूशन होता है, यूथ का जो फ्रीडम होता है वो इंडिविजुअल डिजायर होता है और जो एडल्टहुड का जो फ्रीडम होता है वो कलेक्टिव अवेकनिंग होता है। अब कलेक्टिव अवेकनिंग मतलब क्या होता है? recognized a profound systematic truth. Not only was he was not free, but his brothers, sisters and entire communities were enslaved by expedition. तो एडल्टहुड आने के बाद नेल्सन मंडेला को ये रियलाइज होता है कि फ्रीडम है क्या।
तो फ्रीडम है कलेक्टिव अवेकनिंग, मतलब एक साथ जागरूक होना। वो रियलाइज करते हैं, क्या रियलाइज करते हैं कि वो फ्री नहीं है, वो किसी व्हाइट सुप्रीमेसी, उनका पूरा कंट्री जो है व्हाइट सुप्रीमेसी के अंडर गुलाम है। उनके भाई, उनके बहन और इंटायर कम्युनिटी वो जो है वो स्लेव है और वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तब जाके वो एक्टिविस्ट बनते हैं। एक्टिविस्ट मतलब होता है जो वो स्टेप लेते हैं ताकि रिवोल्ट कर सके या फिर एक लीडर बन सके और अपने लोगों को गाइड कर सके। तो यूनिवर्सल हंगर, तो एक्टिविज्म जो है वो आपके अंदर क्या पैदा करता है, एक भूख पैदा करता है, एक अलग टाइप का एनर्जी पैदा करता है ताकि आप जो है कुछ बड़ा अचीव कर सके। द पर्सनल डिजायर फॉर ए नॉर्मल लाइफ ट्रांसफॉर्म इनटू एन अनएल्डिंग हंगर फॉर द इमेंसिफिकेशन ऑफ ऑल पीपल इंडिविजुअल मर्ज्ड इनटू द पैट्रियोट। तो यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने क्लियर अंडरलाइन किया है, इसको ध्यान दीजिएगा ये लाइन को, कि जब पर्सनल डिजायर फॉर ए नॉर्मल लाइफ ट्रांसफॉर्म इनटू एन अनएल्डिंग हंगर, तो उसका जो पर्सनल लाइफ था, जो वो अपने परिवार, अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ बिता रहे थे, अब वो चेंज हो चुका था। और उनके हिसाब से वो चाहते थे कि अब उनके साथ साथ उनका भाई, मतलब कि जो उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके भाई, उनके बहन या फिर कम्युनिटी के लोग, जो इंडिया उस साउथ अफ्रीकन के लोग जो हैं, वो सब भी जो है इस वाइट सुप्रीमेसी से, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था या स्लेवरी हो रहा था, उससे वो मुक्त हो सके। अब नेल्सन मंडेला फिर बताते हैं, क्या बताते हैं, कि हर इंसान के अंदर दो रुकावटें पैदा होती है। ऑब्लिगेशंस मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स होता है। याद रखिएगा कि ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मतलब होता है बंदिश। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, जंजीर है, यहाँ पे जो जंजीर है जो आपको रोका हुआ है। तो क्या दो ऑब्लिगेशंस या दो जंजीरें हैं जो आपको रोकता है ताकि आप जो है करियर में जो है अचीव नहीं कर पाते हैं, या फिर आप यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या अचीव नहीं कर पा रही थी इस ऑब्लिगेशंस की तरफ से देखते हैं। पहला जो है वो कह रहे हैं कि पर्सनल एंड फैमिलियल, मतलब कि निजी और पारिवारिक। निजी और पारिवारिक पहला ऑब्लिगेशन है। वो क्या है, ड्यूटी टू केयर वंस पेरेंट्स, प्रोवाइड वाइफ एंड रेज चिल्ड्रन इन सेफ्टी एंड पीस। तो पहला जो ड्यूटी होता है वो अपना फैमिली की तरफ होता है और निजी होता है, अपने पेरेंट्स को जो है अच्छे से देखभाल करना। दूसरा अपनी जो है परिवार की हर जरूरतों को पूरा करना, बच्चों को बड़ा करना और जिंदगी जो है शांतिपूर्वक और सुरक्षित जीना। और जो बड़ा ऑब्लिगेशन, माइक्रो मतलब छोटा, इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन जो होता है हर एक इंसान का। देखिए माइक्रो मतलब होता है छोटा, मतलब छोटा ऑब्स्टेकल्स। तो हर इंसान अपने लिए सोचता है, और जब इंसान अपने से उठ के सोचता है तो वो बन जाता है मैक्रो ऑब्लिगेशंस। तो याद रखिएगा, आई जो इसमें वर्ड है वो आई इंडिविजुअल हो गया, वो होता है माइक्रो ऑब्लिगेशंस। और ए जो हो गया, इसमें जो ए हो गया वो मैक्रो हो गया, ए फॉर हो गया ऑल। याद रखिएगा, ए फॉर ऑल हो गया। तो यहाँ पे जो मैक्रो ऑब्लिगेशंस है वो स्कोप है सोशल एंड नेशनल। जब आप सोसाइटी और नेशन के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो वो मैक्रो ऑब्लिगेशंस होता है। तो टू सर्व वंस कंट्री, अपलिफ्ट द कम्युनिटी एंड फाइट फॉर द डिग्निटी ऑफ द पीपल। तो मतलब कि अपने कंट्री को सर्व करना। जैसे कि हमारे जो भारत के जितने भी सैनिक हैं वो मैक्रो लेवल पे सोचते हैं, और हम जैसे कुछ भारत के लोग, जैसे जो रोजगार लोग हुए, जो कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं, वो सब जो है 9 to 5 जो जॉब कर रहे हैं, वो माइक्रो लेवल पे सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोई इंसान माइक्रो लेवल से उठ के जाता है तो वो बन जाता है मैक्रो लेवल। जब वो नेशन और कंट्री के बारे में सोचना स्टार्ट करता है और अपने कंट्री को सर्व करना स्टार्ट करता है, अपने कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहता है, अपने जो जैसे लोग को ऊपर उठाना चाहता है, और फाइट करता है फॉर द डिग्निटी ऑफ द पीपल, और अपने लोग की इज्जत मान सम्मान के लिए लड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, द सिस्टमिक फ्रैक्चर अंडर द मशीनरी ऑफ एपार्थाइड, fulfilling both obligations was physically and legally impossible। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एपार्थाइड जब प्रैक्टिस हो रहा है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे दोनों जो है एक साथ करना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो उनको जो है ये दोनों ऑब्लिगेशंस में, ये दोनों ऑब्स्टेकल्स में उन्हें किसी एक ऑब्स्टेकल्स को चुनना था। या तो वो अपने परिवार के लिए फर्ज निभा सकते थे, अपने पेरेंट्स के लिए फर्ज निभा सकते थे, अपने बच्चे के लिए फर्ज निभा सकते थे, या फिर वो इनको छोड़कर पूरी जो है सोसाइटी और देश के बारे में सोच सकते थे। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, चूजिंग द मैक्रो ऑब्लिगेशंस फाइटिंग फॉर द कंट्री। तो जब वो चूज करते हैं मैक्रो ऑब्लिगेशंस को फाइटिंग फॉर द कंट्री,
meant both being violent, reaped by the micro obligations, transforming ordinary men into isolated rebels. तो वो कहते हैं जब एक इंसान मैक्रो लेवल पे सोचता है तो उसको थोड़ा सा वायोलेंट, मतलब कि उसको थोड़ा उग्र होना पड़ता है, क्योंकि वो एक पूरे कम्युनिटी को ऊपर उठाना चाहता है, वो एक पूरे देश को जो है लिबरेट करना चाहता है, फ्री करना चाहता है और प्रेशर से उनको आज़ाद करना चाहता है। तो वो उनके लिए एक बड़ा कदम होता है, तो उनको जो है थोड़ा सा उग्र बनना पड़ता है, थोड़ा वायलेंट बनना पड़ता है और साथ ही साथ उसको जो है एक रिबेल बनना पड़ता है। रिबेल मतलब जो रिवोल्ट करता है, मतलब कि कानून के खिलाफ जो आवाज उठाता है। तो एक साथ वो कहते हैं कि दोनों ड्यूटी को पूरा करना इम्पॉसिबल है। अगर वो पहला ऑब्लिगेशंस को छोड़ेंगे तभी वो दूसरे ऑब्लिगेशंस की ओर जा पाएंगे, क्योंकि दैट इज एट हायर लेवल। रिडिफाइनिंग द मैकेनिक्स ऑफ करेज। तो देखिए, ये जितने भी स्लाइड्स हैं मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स में जो है प्रेजेंट किया है, ताकि आप हर एक पार्ट को समझ सकें। ये पूरे चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला कि वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ इंपॉर्टेंट कैरी आउट फॉरवर्ड हो रहा है और वहाँ पे जो नेशनल एंथम्स गाए गए थे वो किस प्रकार से यूनिटी ऑफ डेमोक्रेसी दिखाता है। सेकेंड, व्हाट आर मेन्स ट्विन ऑब्लिगेशंस, और एक याद कर लीजिएगा कि व्हाट डज फ्रीडम मीन्स टू नेल्सन मंडेला in his childhood, in his youth, in his adulthood and as a activist। तो ये तीन टाइप के सवाल इससे आना है। अगर आप इस तीन टाइप के टॉपिक्स को फोकस कर लेते हैं मेरे इस वीडियो लेक्चर्स से, तो आपका इस जो चैप्टर है उससे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर आप 2026 का क्वेश्चन उठाइएगा तो आप देखिएगा कि जो क्वेश्चंस है वो यहीं से पूछे गए हैं। तो ये लेक्चर जो है आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा, एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स सी कि इस पार्ट में हम क्या सीखते हैं। तो रीडिफाइन द मैकेनिक्स ऑफ करेज। तो क्या है करेज? करेज है क्या? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज कुछ नहीं है। करेज जब आप फियर से जब ऊपर उठ जाते हैं, जब आप डर को जो है भूल जाते हैं और डर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज करेज। और वो करेज ही आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अगर आपके मन में कोई भी चीज का डर बैठा हुआ है तो आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस डर को साइड कर देते हैं तो आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। जिस प्रकार से नेल्सन मंडेला जो है वो, उनके अंदर भी एक डर था कि फैमिली के प्रति ड्यूटी निभाना है या परिवार या नेशन के प्रति निभाना है, तो वो डर उनके अंदर था, तो वो उस डर को जो है पीछे छोड़ देते हैं। वो अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को, सबको पीछे छोड़ के नेशन के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और यही डर जब उनका खत्म होता है तो वो साउथ अफ्रीका को फ्री कर देते हैं। किससे? व्हाइट सुप्रीमेसी और ऑपरेस्ड लोग को इमेंसिपेट कर देते हैं, यानी कि उनको आजादी दिला देते हैं। तो द फैलेसी, क्या है फैलेसी? करेज इज वाइडली बट इनकरेक्टली assumed, करेज इज वाइडली बट इनकरेक्टली assumed to be the absence of fear, a fearless person is an illusion। तो करेज है क्या? कि हम लोग जनरली सोचते हैं कि करेज वो है कि जो डरता नहीं है। डर हर किसी के अंदर है, लेकिन डर को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। तो ए ट्रूली फियरलेस पर्सन इज इल्यूजन। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी जो है फियरलेस है, वो एक भ्रम है। रियलिटी क्या है? करेज इज एन एक्टिव ऑनगोइंग ट्रम्प, इट इज द स्ट्रक्चरल प्रोसेस ऑफ इनकाउंटरिंग प्रोफाउंड फियर एंड चूजिंग टू ओवरकम इट एनीवे। तो जो फियरलेस है उसके अंदर भी फियर है, लेकिन आपको वेज फाइंड करना है कि किस प्रकार से आप उस फियर से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको उस फियर को इनकाउंटर करना है, आपको उस फियर से दूर नहीं भागना है, उस फियर को फेस करना है। वो फियर आपके अंदर आएगा, हर एक स्टेज पे आएगा, ऐसा नहीं है, हर एक स्टेज पे आता है वो फियर। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके अंदर फियर ना हो, लेकिन उस फियर को इनकाउंटर करता है। अब इससे आउटपुट क्या होता है? जब आप उस फियर को जो है डील करते हैं या फिर इनकाउंटर करते हैं, तो उसका आउटपुट क्या होता है ये देख लेते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट द वन हु सिस्टमैटिकली कॉन्क्वर्स द फियर टू अचीव एमेंसिफिकेशन। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं कि ब्रेव इंसान वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो इसे कॉन्क्वर करता है, मतलब इसको जो है जीत हासिल करता है। बिकॉज दैट फियर विल नॉट लीड टू इमेंसिपेशन। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको फियर को कॉन्क्वर करना होगा, उस पर जीत हासिल करनी होगी। तब जाके आपको जो है फ्रीडम या फिर लाइफ के जितने भी जो है सक्सेस आप जो देख रहे हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ द डुअल प्रिजनर्स।
अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आपने देखा था, जो हमने आपको जो है वीडियोस क्लिप्स भी दिखाया था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि इस पूरे सोसाइटी में यहाँ पे दो टाइप्स के लोग हैं, एक होता है ऑपरेसर, एक होता है ऑपरेस्ड। हम लोग जानते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट में आपको जो है इसको कंक्लूड करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है एनसीईआरटी के बुक में, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि पूरा चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है, कीवर्ड क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, ये उनको पता नहीं होता है और वो पूरे चैप्टर उसको बस रीडिंग करते हैं। तो पूरे चैप्टर में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको दिमाग में रखना है, जिससे हर साल सीबीएसई क्वेश्चंस बनाता है, और वही मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरा पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू टीच यू हाउ टू स्टडी, कि पढ़ना कैसे। बाकी देखिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको जो है कॉमेडी वे में, एनिमेटेड वे में जो है आपको पूरा लेक्चर्स को समझाएंगे, लेकिन वहां पे आपको इंजॉयमेंट होगा, लेकिन बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको एक मूवी ऐसा फील देगा। आप इंजॉय कीजिएगा, उसमें तो कुछ कॉमेडी वर्ड्स होंगे जो आपको सुन के काफ़ी खुशी होगा, लेकिन होता क्या है कि जैसे आप क्लास ख़त्म होता है, जैसे ही वीडियो एंड होता है, आप उसको भूल जाते हैं। तो आपको इस लेक्चर से क्या करना है, ये जो कीवर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नोट डाउन करना है। तब जाके आप देखिए कि आपका क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। इसके बाद मैं आपके लिए हर चैप्टर्स का पीवाईक्यू लाऊंगा, ताकि आपको ये पता चले, रियल लाइफ एनालिसिस आप कर सकें कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, और अनिमेश सर जो कहते हैं वो समरी से क्वेश्चंस सही में आप आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो डुअल प्रिजनर्स है, दो टाइप के जो है प्रिजनर्स होते हैं। तो ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो ऑपरेसर्स को भी फ्रीडम चाहिए भाई। लिबरेटेड मतलब होता है टू फ्री। लिबरेट मतलब क्या होता है? लिबरेट मतलब होता है टू फ्री, ठीक है। लिबरेट मतलब होता है टू सेट फ्री, ठीक है। तो ऑपरेसर्स को भी लिबरेशन चाहिए, जैसे कि ऑपरेस्ड को चाहिए। अब तो ऑपरेस्ड है, ये किसके द्वारा इम्प्रिजन्ड है, किसके द्वारा गुलाम है? बाय फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सिस्टमिक स्लेवरी एंड द स्ट्रिपिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, स्लेवरी यानी गुलामी, और स्ट्रिपिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो उनका राइट्स है, जो उनका जो राइट्स जो है हनन हो रहा है, जो उनके राइट्स को छीना जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑपरेस्ड है, उनका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? वो एक प्रिजनर है, वो एक कैदी है। ओवर्ट ब्रिचुअलिटी, उनके साथ क्या हो रहा है? बहुत टाइप का ब्रिचुअल एक्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही कठोर उनके साथ एक्शंस हो रहा है, और फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस है, उनका मतलब आने जाने में रोक टोक है, वो फ्रीली कहीं मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ऑपरेस्ड है वो तो प्रिजनर है ही, लेकिन जो ऑपरेसर्स हैं, जो ऑपरेस्ड को जो है दबाते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रिजनर्स हैं। वो कैसे हैं, चलिए जानते हैं। वो किसके द्वारा इम्प्रिजन्ड है? याद रखिएगा ये सब बीबीआई है। बाय इनह्यूमैनिटी, जो इंसानियत होता है, वो इंसानियत को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो इनह्यूमन है, वो दानव के समान हो गए हैं, वो राक्षस के समान हो गए, वो जानवर के समान हो गए हैं। क्योंकि जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो, वो इंसान कैसा? नैरो माइंडनेस, उनकी सोच छोटी हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इंसानियत का धर्म जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, एंड ऑल कंज्यूमिंग प्रेजुडाइसेस, और बाकी जितनी भी जो उनके अंदर नेगेटिविटी आ गई है अगेंस्ट द सोसाइटी। अब उनका स्टेट ऑफ बीइंग कैसा होता है? अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो वो खुद ही एक प्रिजनर है। कैसा प्रिजनर है? वो गुलाम के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो नफरत के चंगुल में फंसे हुए हैं। उनके अंदर नफरत चारों ओर फैल चुकी है, वो नफरत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग अनदर्स फ्रीडम। तो वो किस में फंसे हुए हैं? वो किस चीज के गुलाम है? दूसरे का गुलामी छीन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गुलाम है। फंडामेंटली स्ट्रिप्स अवे द ह्यूमैनिटी ऑफ द थीफ। तो वो क्या कर रहे हैं? इंसान की, उसके अंदर जो इंसानियत होनी चाहिए, वो उनको चोरी कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि बोथ द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स, ये दोनों इम्प्रिजन्ड हैं, मतलब कि दोनों कैद हैं। दोनों किस चीज में कैद हैं? यहां पे देखिए मैंने आपको जो है टिक कर दिया है। दोनों किस चीज में कैद हैं? ध्यान दीजिएगा। इम्प्रिजन्ड बाय
और दोनों का स्टेट ऑफ बीइंग मतलब उनका कंडीशंस कैसा है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। चलिए देखते हैं द एल्केमी ऑफ कैरेक्टर। अब यहां पे क्या होता है, चलिए जानते हैं। यहां पे एक बात क्या है कि द ट्रेजिडी ऑफ एफर्थाइड इनएडवर्टेंटली, यहां पे क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड द एग्जैक्ट कैलिबर ऑफ इमेंस ह्यूमन ग्रेटनेस रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल इट। मतलब कि एक इंसान के जो बनावटी होती है, द इनपुट प्रोफाउंड ऑपरेशंस, जब एक इंसान बहुत ही ज्यादा ऑपरेस्ड हो जाता है ऑपरेशंस के द्वारा, तो उसके अंदर जो है कहता है ना, एक ज्वालामुखी जब फूटती है तो वो पूरा जो है एरिया को जो है राख कर देती है। तो उसी तरह जब आप ऑपरेस्ड हो जाते हैं ऑपरेशंस के द्वारा तो उसका कुछ आउटकम होता है। ठीक है, तो पहला प्रोफाउंड ऑपरेशंस हम लोग देख लेते हैं। डिकेड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सिस्टमिक रेशियल सेग्रीगेशन एंड रिलेंटलेस एक्सप्लॉइटेशन। तो डिकेड्स मतलब सालों साल का जो स्पिरिचुअलिटी मतलब जो गलत तरीका से व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो शोषण किया जा रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रही है। सिस्टमिक रेशियल सेग्रीगेशन, जो भेदभाव किया जा रहा है सोसाइटी में उनके साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। और रिलेंटलेस एक्सप्लॉइटेशन, उनके साथ जो उनका जो सोसाइटी में उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, उनके साथ जो जरूरतें का जो हनन हो रहा है, उनकी जो नीड्स है उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो दैट इज प्रोफाउंड ऑपरेशन। द कैटलिस्ट, द नेसेसिटी ऑफ करेज। तो इस ऑपरेशन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या चाहिए, करेज चाहिए। तो इस जो ऑपरेशन हो रहा है आपके द्वारा मतलब व्हाइट सुप्रीमेसी के द्वारा, इसको ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए होता है, इसको ओवरकम करने के लिए आपको करेज की जरूरत पड़ती है। द एनवायरमेंट डिमांड्स अननेचुरल रेजिलियंस फोर्सिंग इंडिविजुअल्स टू कॉन्कर इमेंस फियर। तो इस इन्वायरमेंट में, वातावरण में एक ऐसा रेजिलियंस मतलब कि जो इसको बर्दाश्त करे और बर्दाश्त करने के बाद आउटकम उसके अंदर इमेंस लेवल का हो, जो फियर को ओवरकम कर पाए और अपने सोसाइटी अपने नेशंस को लिबरेट कर पाए। ऐसा पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहिए। ऐसा पर्सनैलिटी जब आपके अंदर डेवलप होता है तभी आप मैक्रो लेवल पे सोच सकते हैं। द आउटपुट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, जस्ट एज एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स, just as extreme pressure creates diamonds, the deepest depth of operation unintentionally forge extraordinary calculators। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हीरा जो है तब बनता है जब वो एक्सट्रीम हीट को सहता है। एक सोना तब चमकता है जब वो हीट को सहता है। एक पत्थर मूरत तब बनती है जब वो लोहे की चोट को सहती है। उसी तरह एक लीडर तब बनता है जब वो सबसे ज्यादा ऑपरेशन यानी कि सबसे ज्यादा वो बैड सिचुएशंस एंड कंडीशंस या स्लेवरी या एक्सप्लॉइटेशंस को झेला, और वही उसको एक्सप्लॉइटेशंस या बैड सिचुएशंस या फिर ऑपरेशंस उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करती है, जैसे यहां पर नेल्सन मंडेला के अंदर पैदा हुआ है, और फिर अनब्रेकेबल लीडर बनता है। द एंड्यूरिंग रेजिलियंस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो चलिए जानते हैं कि द एंड्यूरिंग रेजिलियंस ऑफ ह्यूमैनिटी जो यहां पे पैदा हुई है, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, ये टॉपिक में है क्या। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज नॉट मियरली द ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर बट द रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पे थीम्स आप जान लीजिएगा। यहाँ पे जो है इस चैप्टर का थीम्स के बारे में बताया गया है कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो है क्या। उसी में एक चैप्टर नहीं है जहाँ पे जो है पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वाइट टू ब्लैक, बट यहाँ पे रेस्टोरेशन है, मतलब कि इंसानियत को फिर से अपने जगह पे रखने का एक कहानी है, जहाँ पे जो ब्लैक्स के साथ जो ऑपरेशन हो रहा था उनको फिर से वो इज्जत समान लौटाने की ये कहानी है। उनके द्वारा वो रिवोल्ट या स्ट्रगल की कहानी है जो वो सहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी वो सहे हैं। By underrating that hate is learned, Mandela recognized a profound। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि by understanding the hate is learned, Mandela recognized a profound truth, love and unity come much more naturally to the human heart। ठीक है, हेट करिएगा,
हेट जो यहाँ पे दिखाया गया है वो नेगेटिव टर्म में है कि हेट जो है वो आपको क्या करवाता है, वो आपको कहीं ना कहीं जो है एक तरह से ब्रिचुअल नेचर का बनाता है। तो आपके अंदर जो इनह्यूमैनिटी जाग जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर प्रोफाउंड ट्रूथ एंड लव है तो आप जो है सोसाइटी पे कुछ बड़ा लेवल का सोचते हैं। तभी आप सोसाइटी में जो है बाकी जितने भी लोग हैं उनको अपना ब्रदर्स या सिस्टर्स समझते हैं और उनके वेलबींग या वेल गुड के बारे में सोचते हैं। अब द डेमोक्रेटिक Trump of 1994 stands as permanent proof that while a system can fracture a society, it can never permanently extinguish the human instincts for fusion, equality and freedom. तो यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा जो फ्रीडम अचीव हुआ था वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऐसे ही नहीं कहा गया है, क्योंकि 30 साल से ज़्यादा उनको लग गया इस फ्रीडम को अचीव करने में। तो इस चैप्टर में आपने जो है 4 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है वो क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स सी। जो पहला आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना है, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूं। पहला है आपको याद रखना है कि एपार्थाइड क्या होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है कि ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड क्या होता है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला जो आपको व्हाट डज फ्रीडम मीन्स अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, फ्रीडम क्या होता है नेल्सन मंडेला के लिए, ठीक है। फिर और लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, ट्विन ऑब्लिगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है कि ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है। ट्विन ऑब्लिगेशंस, अगर इस 4 टॉपिक को आप याद कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगर आप PYQs चाहते हैं, डिटेल लेवल एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि